नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा संध्याकालीन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम को आप तक लाने का हमारा उद्देश्य होता है विकास की नई संभावनाओं को तलाशना। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी हमारी ये कोशिश यूं ही रहेगी जारी, लेकिन पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ निशा किरण। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पे। नए बाग लगाने के लिए वर्तमान समय उपयुक्त, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही सरकार, किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। किसान भाई बहनों, इन दिनों बगीचा लगाने के लिए उपयुक्त समय है। आप अगर नया बगीचा लगाने की सोच रहे हैं तो प्रक्रिया शुरू कर दें। इसके लिए उन्नत प्रभेद के पौधों के चुनाव के अलावा विश्वसनीय स्थान से पौधों को खरीदें। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना की वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता। कि जहाँ भी बगीचा लगाए वहाँ जल जमाव की स्थिति ना बने रहे। मिट्टी जो है दोमट से बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करें और साथ ही साथ यह भी देखें कि जहाँ से भी आप पौधा खरीदें वो विश्वसनीय स्थान से खरीदें, ताकि आपको सही रूप में सही जो किस्म है उस प्रकार का पौधा मिल सके। और जब भी किसान भाई पौधा लगाते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान दें कि पौधा जो है हमारा 1 से 2 साल का ही होना चाहिए। किसान भाई बहनों, हम सब आम तौर पर फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। इसके बचाव के लिए आप जैविक खादों का प्रयोग करें। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसानों को हर संभव मदद कर रही है। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं नालंदा जिले के हरनौत के किसान सलाहकार डॉक्टर सुनील कुमार। ये वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने से हमारी सबसे बड़े जो लाभ या फायदे वाली बात होती है, हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है। हमारी मिट्टी में जो छोटे छोटे जीवाणु हैं जो यूरिया और डीएपी के प्रयोग से मृत हो चुके हैं, ये वर्मी कंपोस्ट या केचुआ उस मिट्टी में जाके फिर से पुनः जीवित करते हैं। जो फसलों को आप देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट की जहाँ भी खेतों में उपयोग किसान कर रहे हैं वो मिट्टी अच्छी हो गई है, उनकी फसल अच्छी हो रही है। किसान भाई बहनों, यदि आप अपने खेतों में टमाटर लगाने जा रहे हैं तो इसके प्रभेदों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। टमाटर के अच्छे प्रभेदों में हैं हिंग सोना, जो देशी प्रभेद है। यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में भी होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में विटामिन, पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सफलता की इस कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार शुक्ला, ग्राम बिरना लखन सेन से, जिला वैशाली के रहने वाले हैं। इन्होंने 10 कट्ठा में बैगन की खेती कर लागत मूल्य से 2 गुना मुनाफा लिया है। इनका कहना है कि जैविक खादों की मदद से अच्छे उत्पादन हुए हैं। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध है। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि यंत्र एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेसिंग करना और पुआ साफ करना या भूसा बनाना शामिल है। इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं मंडी की ओर बाकरगंज पटना, जहां जानेंगे अनाजों के ताजा भाव।
सोनम चावल 4000 रुपये प्रति क्विंटल, मंसूरी चावल 3200 रुपये से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ लोकल 2600 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूँ MP 3600 रुपये प्रति क्विंटल, सरवती गोल्डन गेहूँ 3800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की और साथ ही साथ आप रूबरू हुए नवीनतम तकनीकों, उन्नत प्रभेदों और अन्य जानकारियों से। अब बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है इस भेंट वार्ता की। कई बार पशुओं में रोगों के प्रकोप के कारण दुग्ध उत्पादन की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे टीकाकरण द्वारा किया जा सकता है खुरहा रोग का नियंत्रण। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे हर जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है टीकाकरण द्वारा खुरहा रोग का नियंत्रण। खुरहा रोग जो काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। हमारे पशुओं को किस तरह से टीकाकरण के द्वारा इसे बचा सकते हैं, आज हम इसी सब विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सहायक प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाई को बताइए कि खुरहा रोग क्या है और ये कैसे फैलती है। किसान भाइयों, खुरहा रोग जिसे भजा भी बोलते हैं या खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं, यह एक विषाणु जनित रोग है जो खासकर गायों में, भैंसों में, मतलब गो जाति के पशुओं में ये मुख्यतः पाया जाता है। ये रोग एक तरह से हम कहें तो आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, जबकि मृत्यु उतनी नहीं होती, काफ़ी कम है, 2% तक, 3% से ज़्यादा मृत्यु कभी नहीं होती, परंतु इससे आर्थिक नुकसान काफ़ी झेलना पड़ता है। और प्रायः ये बीमारी अक्सर होती ही रहती है। आप देखेंगे कि हर साल कहीं पे भी, कभी जाड़े में, कभी कहीं पे बरसात के मौसम में ये होती रहती है। तो ये एक काफ़ी नुकसानदेह है, जिसमें कि आपको देखेंगे कि मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, छाले फूट जाते हैं तो घाव का रूप ले लेता है, पैर में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, ठीक है, गर्भपात जिसको कहेंगे, या थन में कुछ बीमारी हो जाती है, थनैला हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया। छोटे छोटे बछड़े जो होते हैं 1 महीने के अंतराल वाले या 1 महीने के या उससे आयु के कम वाले, उनकी बिना अकारण मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सर, ये खुरहा रोग जो है किस कारण से फैलती है पशुओं में और इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? खुरहा रोग मुख्यतः हवा के माध्यम से, एरोसोल से, जैसे होता है ना कि छोटा बुलबुला जो बहुत छोटे आकार का होता है, तो ज़्यादातर ये हवा के माध्यम से फैलता है। इसके अलावा ये रोग या इस रोग के विषाणु कहिए मुख्यतः वो जैसे कि नाद से या एक पशु से दूसरे पशु में नज़दीक संपर्क में आने से, टायर से, मनुष्यों द्वारा या कहे कि पशुपालक द्वारा भी, कि एक गाय जिसको बीमार है अगर उसको कुछ छूते हैं, कुछ करते हैं, तो दूसरे को आवाजाही से बाहर के पशुओं को ले आए जो पहले से रोगग्रसित है, तो जब नए जगह पे उनको लाएंगे तो वहाँ के पशुओं को संक्रमित कर देते हैं।
तो ये सब ही मुख्य कारण है जो कि हर तरह से हवा के अलावा अदर जितने भी जैसे टायर हो गया, जूते चप्पल, ये सारे चीज़ के द्वारा वायरस एक पशु से दूसरे पशु में प्रवाहित होता रहता है और इसके लिए ये परिचालक होते हैं एक तरह से, तो ये करना चाहिए। तो ये मुख्यतः यही कारण है और इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, एक तो बायोसिक्योरिटी जिससे जैव सुरक्षा कि सब कुछ अच्छे से रखे, सारी चीज़ों को मैनेजमेंट मतलब वो बढ़िया से रखे, डिसइंफेक्टेंट रखे, गायों को अच्छे से खाना खिलाए, चारा दे, उनको स्वस्थ रखे, स्वच्छता का ध्यान रखे, ये सब सारी चीज़ें रोकने में आती है। परंतु मुख्य रूप से इस रोग को रोकने का या इस रोग से बचने का एक ही उपाय है कि टीकाकरण किया जाए। टीकाकरण एक तरह से मतलब कहिए कि आसान और सबसे उत्तम उपाय है। इसमें टीकाकरण की कुछ विधियां हैं, जैसे 4 महीने के बछड़े को, कम से कम 4 महीने होने चाहिए, उनसे छोटे को नहीं लगाते हैं। 4 महीने के बछड़े को आप टीका लगाइए, उसके बाद 1 महीने के बाद उनको बूस्टर दीजिए और उसके बाद से जब वयस्क हो जाते हैं या अन्य वयस्क पशुओं को 6-6 महीने के अंतराल पर बिना टूट के, अगर बीच में टूट हो जाती है या नहीं लगा पाते 2 महीने 1 महीने या इस तरह से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी टूट नहीं होनी चाहिए। हर प्रत्येक 6 महीने पे बिना कोई नागा किए हुए आप उनको टीकाकरण करवाइए, तो आपके पशु निश्चित रूप से बचे रहेंगे। सर, सरकार की तरफ से टीकाकरण की कौन कौन सी योजनाएं हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 सितंबर 2019 को एक योजना शुरुआत की थी, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसके तहत पूरे देश में जितने भी पशु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं सूकर, यही प्रभावित होते हैं इससे, खुरा रोग से, तो इन सबको 100% कहेंगे 100% पशुओं को पूरे देश में टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया था, संकल्प लिया गया था और ये योजना की शुरुआत हुई थी जो आज भी चल रही है। ठीक है, ये 2024 तक इसको योजना को चलना है, तब तक इसे कंट्रोल में आ जाना है। तो मुफ्त टीकाकरण, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी तरह का आपको शुल्क नहीं देना है और प्रत्येक 6 माह पर टीकाकरण सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित होता है और सरकार, राज्य सरकार द्वारा, जैसे हम लोग को बिहार में बिहार सरकार जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा ये कराया जाएगा कि हर एक डोर टू डोर या कैंप लगा के जैसे भी होगा, बट 100% पशुओं को टीकाकरण करना है। सर, खुरहा रोग के बारे में आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, अब हमारे मतलब जो पशुपालक भाई उनको चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, मैं एक ही संदेश दे रहा हूँ, सब कुछ मैंने आपको बताया, वो उसका फ़ायदा लीजिए कि हम लोग ये संकल्प लें कि खुरपका मुहपका रोग मुक्त भारत बनाएंगे। यही हमारा संकल्प होगा। आपकी सहभागिता की आवश्यकता है। हम लोग सब लोग इसके साथ तत्पर हैं और संकल्प लिए हुए हैं। आप भी हमारे साथ आइए और खुरा मुक्त भारत का हम लोग सपना देखें और उसे पूरा करेंगे। सर, आप हमारे पशुपालक भाई बहनों को खुरहा रोग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हुआ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। अपने विशेषज्ञ से इतनी अहम जानकारियों को लेने के बाद बारी है एक और भेंट वार्ता की, जहां हम जानेंगे टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में। नमस्कार। टमाटर की बाजार मांग पूरे साल बनी रहती है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों का झुकाव टमाटर की खेती की ओर काफ़ी बढ़ने लगा है। तो आज हम बात करेंगे टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में और आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान भाई अपनी उपज बेहतर और आमदनी दुगनी कर सकते हैं। इस पर विशेष रूप से जानकारी मुहैया कराने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पंचम कुमार सिंह जी, जो कि प्राचार्य हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय में। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि टमाटर की वैज्ञानिक खेती क्या है और इसकी खेती किस प्रकार की जा सकती है। मैं बताऊं कि टमाटर यहाँ की प्रमुख सब्जियों में से एक है। इसके कच्चे पके फल सलाद के रूप में यूज़ किए जाते हैं तथा इसके फल सब्जियों में बनाने में भी लगते हैं तथा इसका उपयोग परिरक्षित खेती में भी, परिरक्षित में भी इसमें हम लोग प्यूरी, स्क्वैश तथा चटनी बनाने में लाते हैं तथा
हम जानते हैं कि टमाटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा तथा अन्य खनिज पदार्थ भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी वैज्ञानिक खेती हम सबसे पहले मिट्टी की चुनाव में करते हैं। इसका सही तरह से खेती हम लोग दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी का चुनाव करें तो इसकी सही उपज हम लोग ले सकते हैं तथा पीएच मान 6 से 7 पीएच होना चाहिए और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी का चुनाव करें तथा इसके लिए हम लोग जो जलवायु जो होता है वो भी हम लोग सब ट्रॉपिकल उष्ण सम उपोष्ण जलवायु वाले भागों वैसे परिवेश में हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर अगर हम बात करें पौध के विषय के बारे में तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, टमाटर जो है हम लोग सबसे अगाध उपज के लिए जुलाई अगस्त में इसकी पौधशाला तैयार करते हैं और जो मेन इसका समय है वो सितंबर अक्टूबर में लेते हैं और गर्मी के लिए जनवरी फरवरी में लेते हैं। तो पौधशाला में पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहिए कि मिट्टी में जीवांश की अधिकता होनी चाहिए और 3 मीटर बाई 1 मीटर का क्यारी बना के उसमें हम लोग इसको पौधशाला में पौध तैयार करते हैं और प्रति वर्ग मीटर 100 से 200 ग्राम डाई अमोनियम फॉस्फेट अगर हम लोग डाल दें तो और अच्छी होती है। और हम लोग चाहे तो छिटकवा विधि से या पंक्ति में हम लोग पौधशाला बिचड़े को ये डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना ये रहता है कि शुरू में डाल के फिर ये ध्यान देना चाहिए कि घना ना हो जाए पौधशाला, बिचड़ा जो है वो उपज जो है वो घना ना हो। इसके लिए हम लोग उसको थिनिंग करते हैं और बीज को डालकर फिर हम लोग सड़ी हुई गोबर की खाद को ऊपर से 1 सेंटीमीटर डाल देते हैं और ऊपर सरकंडे का छावनी डाल देते हैं और हल्की फव्वारे से सिंचाई करते हैं। सर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि टमाटर की कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं? आजकल टमाटर में काफ़ी अच्छे प्रभेद आ गए हैं। जैसे कि हम बात करें तो अर्का मेघाली, अर्का विकास, पूषा गौरव, पंजाब बरखा बहार 1, पंजाब बरखा बहार 2, उसके बाद काशी अनुपम, काशी विशेष, काशी हेमंत, काशी शरद। उसके बाद अगर शंकर प्रभेद की बात करें तो शंकर प्रभेद में है रूपाली, नवीन, वैशाली, कंचन और पूषा हाइब्रिड 2, पूषा हाइब्रिड 4, पूषा हाइब्रिड 8, कर्नाटक। ये सब काफ़ी अच्छी किस्में हैं जो अच्छी उपज देती हैं। सर बात करें टमाटर की खेती की, वैज्ञानिक खेती के बारे में, तो टमाटर में कौन कौन सी रोग पाई जाती है और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? सर टमाटर में रोगों की अगर हम लोग बात करें तो पहला नाम आता है अगेती झुलसा की। इसमें जो होता है वो हरे भूरे रंग की धब्बे पड़ने लगते हैं और ये शुरुआत होता है पीछे की ओर से और बाद में आगे भी, पत्ते के आगे भी ये धब्बे पड़ने लगते हैं और जब उग्र अवस्था आती है तो पूरे पत्ते पे ये धब्बे पड़ जाते हैं और पत्ता सिकुड़ जाता है। इसकी नियंत्रण के लिए हम लोग मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर के दर से छिड़काव करें तो हम लोग इस रोग से नियंत्रण पा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरा रोग है पिछेता झुलसा रोग। इसमें
भी हल्के भूरे रंग की धब्बे किनारे से पड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्तियों के किनारे से आते हैं और केंद्र की ओर बढ़ चले होते हैं। और जब उग्र अवस्था आती है तो पूरे पत्तों पूरे पेड़ पे आ जाती है और पूरा पत्ता इसे प्रभावित हो जाता है। इसको भी हम लोग मैनकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करके इससे निदान पा सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों बहनों को टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, कुछ नए विषय और कुछ नए विशेषज्ञों के साथ होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन से, इसी समय इसी चैनल पर। रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार।